Brought to you by ITEL and Higher. गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में बीते दिनों डॉक्टर BR अम्बेडकर का जिक्र करते हुए एक बात कही। इस पर विवाद हुआ और अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अम्बेडकर के नाम के इर्द गिर्द अपने मुद्दों को या कि इवेंट्स को फ्रेम कर रही हैं। इस कड़ी में पहला उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि अमित शाह के बयान के विरोध में उनकी पार्टी 23 दिसंबर को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। 23 तारीख को राज्य में अलग अलग स्थानों पर TMC के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे भी। दोपहर से लेकर कुछ घंटे तक के लिए राज्य भर में ये प्रदर्शन चले भी। इससे पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट किया था कि हमारे संविधान के पितामह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ भाजपा ने विषाक्त टिप्पणियां की। ये टिप्पणियां नफरत और असहिष्णुता की संस्कृति को दर्शाती हैं। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा इस कड़ी में उदाहरण है दिल्ली का। यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है। इसके तहत हर साल कुछ दलित बच्चों को विदेश भेजकर पढ़ाई करवाई जाएगी और उसका खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। केजरीवाल ने स्कॉलरशिप लॉन्च करते हुए भाजपा पर निशाना भी साधा। आज मैं चाहता हूं कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि केजरीवाल पुरानी योजनाओं को ही नाम बदल करके रीलॉन्च कर रहे हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या दिखाएंगे दिल्ली में? वो एक छोटी सी बारिश और वो सीवर ओवरफ्लो जिसमें 60 से ज़्यादा लोग मर गए, वो बच्चे शहीद हो गए जिन्होंने IAS IPS बनना था, वो दिखाएंगे? या जिस भ्रष्टाचारी शीश महल में आप रहकर आए हैं, जिसको आपने जनता की गाड़ी कमाई को लूट के बनाया है, वो दिखाएंगे कि कैसे 8 लाख के पर्दे होते हैं? या वो 12 लाख का टॉयलेट दिखाएंगे दिल्ली की झांकी में? सचदेवा ने यह दावा इसलिए किया क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार 2019 में ऐसी ही एक योजना लॉन्च कर चुकी है जिसके तहत दलित समुदाय से आने वाले 100 बच्चों को हर साल विदेश भेजकर पढ़ाई करवाए जाने की बात कही गई थी। इस स्कॉलरशिप से पहले भी केजरीवाल का डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्रिएट किया हुआ एक AI वीडियो भी चर्चा में रहा था जिसमें वो डॉक्टर अंबेडकर से आशीर्वाद मांगते हुए नजर आ रहे थे। तीसरा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का ये ट्वीट पढ़िए। केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में बाबा साहब विरोधी टिप्पणी को वापस लेने की मांग को लेकर BSP द्वारा देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मायावती ने आगे लिखा कि BSP का अंबेडकरवादी आत्मसम्मान का मूवमेंट बहुजन समाज को वोट के माध्यम से शासक वर्ग बनाने का राजनीतिक मिशन है। यानी बसपा भी अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। तारीख रखी गई है 24 दिसंबर की। चौथा उदाहरण दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु का। यहाँ DMK की कार्यकारी समिति की बैठक में अमित शाह के बयान की निंदा की गई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें पहला प्रस्ताव अमित शाह की आलोचना करते हुए पारित हुआ। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि गृहमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। कहा कि ये शर्मनाक है कि देश के गृहमंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार की अपमानजनक बात की। संसद के अंदर और बाहर BJP द्वारा इस मुद्दे से ध्यान भटकाने का नाटक भी अत्यंत हास्यास्पद है। पांचवा उदाहरण है महाराष्ट्र का। यहाँ के परभणी में बीते दिनों अंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की प्रतिकृति को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद हुई हिंसा में 2 लोग मारे गए थे, उनकी मौत हो गई थी। 23 दिसंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी परभणी पहुंचे और पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि राहुल गांधी अंबेडकरवादी सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुनिए। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने
इनकी हत्या की है। दूसरी तरफ राहुल के दौरे को भाजपा ने महज एक नाटक बताया है। 10 दिसंबर की शाम को परभणी में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की कांच से बनी प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसके बाद यहां हिंसा भड़की, इसी में 2 लोगों की मौत हो गई। आरोप ये भी है कि एक पीड़ित की पुलिस हिरासत में मौत हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में परभणी हिंसा की न्यायिक जांच की घोषणा की है। तो ये कुछ राज्यों के हमने उदाहरण दिए जहां अंबेडकर पर संसद में हुई टिप्पणी के बाद या कुछ अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच हलचल तेज है। इन प्रदेशों में दलित वोटर्स की संख्या परिणामों पर असर डालने के लिहाज से काफी है। देश में आधिकारिक जातिवार डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सेंसस इंडिया के अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 20.7%, दिल्ली में 16.75%, पश्चिम बंगाल में 23.5% और तमिलनाडु में 20% है। एक और रोचक तथ्य, CSDS लोकनीति का पोस्ट पोल सर्वे कहता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 36% दलितों ने वोट दिया, जबकि इंडिया गठबंधन को दलितों के 32% वोट मिले। लेकिन अगर इसकी तुलना 2019 के चुनावों से की जाए तो 2024 में एनडीए के मतों में 5% की गिरावट आई है, जबकि इंडिया गठबंधन के मतों में 7% की बढ़ोतरी हुई है। और 2014 के चुनाव से अगर इसकी तुलना करें तो इंडिया गठबंधन को दलितों के 12% ज़्यादा वोट मिले हैं। इन नंबर्स का असर आपको अलग अलग पार्टियों के अप्रोच में भी देखने को मिल सकता है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी दिल्ली से आई है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने 23 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी सरकार पर तमाम आरोप लगाए। कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने यमुना नदी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि वो बदबूदार, झागदार और जहरीली हो गई है। केजरीवाल ने 2022 में कहा था कि अगले चुनाव से पहले वो दिल्ली के लोगों के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक जेल जा चुके हैं। जो केजरीवाल सोनिया गांधी और शीला दीक्षित को जेल डालने की बात करते थे, वो खुद गंभीर आरोप लगने के बाद भी पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। देखिए, दिल्ली की जनता के गुनाहगार हैं श्री अरविंद केजरीवाल। और अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों के जीवन को कम करना, 22 लाख बच्चों के लंग्स को इन्फेक्शन होना, ये दिल्ली के प्रदूषण के कारण है, दिल्ली के गंदे पानी के कारण है, दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार के कारण है। इस पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार भी आया है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा उनके कामों पर सवाल उठाती है, उसके पास दिल्ली चुनाव के लिए ना तो कोई एजेंडा है और ना ही मुख्यमंत्री का चेहरा। मैं तो कह ही रहा हूँ, उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था लड़खड़ा रही है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंडर आती है। अगली सुर्खी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर से है। बीते दिनों कुछ ऐसे केसेस सामने आए जिनमें ईडी ने आरोपी पर PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन PMLA की कुछ धाराएं कोर्ट जाकर के ठोस रूप से साबित नहीं हो सकी और ईडी का केस कमजोर हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर कहती है कि आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए ईडी अब PMLA लगाने से पहले और भी सोच विचार करेगी। ईडी ने सिर्फ आपराधिक साजिश के दम पर केस नहीं चलाने का फैसला लिया है। ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने एजेंसी के अधिकारियों को ये नए निर्देश दिए हैं, ऐसी खबर है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी PMLA अनुसूची में करीब 150 मामले शामिल हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी और वन्य जीवन अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है। जैसा कि ईडी को लग रहा है कि उनके कुछ केस कोर्ट जाकर के कमजोर पड़ गए, तो ऐसे कुछ केसेस के बारे में भी आपको बता देते हैं। पहला केस है कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार का। उनके खिलाफ 2018 का एक मनी लॉन्ड्रिंग केस था। इस केस को मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और DK शिव कुमार को राहत दे दी थी। दूसरा केस एक पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा का। उनके खिलाफ करीब 2000 करोड़ रुपए का एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज था। ये केस एक कथित शराब घोटाले से जुड़ा था। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को भी खारिज कर दिया। ईडी के एक सीनियर अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मामलों पर कड़ी मेहनत करने के बाद भी अदालत में नाकामी का सामना करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि IPC की धारा 120B को PMLA के तहत एक स्टैंड अलोन सांकेतिक अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वही कानून है, इसलिए ये आदेश जारी किए गए हैं कि सिर्फ FIR के आधार पर ईडी किसी मामले में ना कूदे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर से पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से प्रगति यात्रा का आगाज किया है। बिहार चुनाव अगले साल यानी 2025 की अंतिम तिमाही में हो सकते हैं। इससे पहले नीतीश की ये यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रा में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार 23 तारीख की सुबह पटना से वाल्मीकि नगर पहुंचे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी दिखे। पहले चरण की यात्रा के दौरान नीतीश और उनके नेता कार्यकर्ता 5 जिलों में जाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे। ये 5 जिले हैं चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। 28 दिसंबर तक यात्रा का ये पहला चरण चलेगा। 4 जनवरी से इस यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू किया जाएगा, ऐसी पार्टी की योजना है। आज के ललन टॉक शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि। पहले जो होता था ना वो ये क्या होता था? और ये होता था ऐसे बैठे हुए हैं, तो आइए आइए का होइल गाँव सही नहीं बहुत का छछा तो छर्री हो गया। छर्री मतलब टॉयलेट हो गया। छर्री बोलते थे तो दस्त हो गया। दस्त को छर्री बोलते। छर्री बहुत एकदम फोनेटिक्स के हिसाब से नाम रखा छर्री हो गया। पानी चढ़ रहा है। ध्वन्यात्मकता का ख्याल रखते हुए।